My granddaughter loves watching my videos on YouTube, especially my adventure videos. तो she's growing up learning कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. उन बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ, उन पेरेंट्स के लिए बताना चाहती हूँ वरी कि अगर मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा. उसको टच मत करो, यहाँ नहीं बैठो, वहाँ पे ये मत करो, उसको ये मत करो, नहीं ये नहीं करो, नहीं रोड पे अकेले नहीं जाओ, नहीं यहाँ पे नहीं जाओ, नो 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 नो, उसको टच नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है. मतलब 15-20 चीज़ें 50 चीज़ें घर में ऐसी इसको टच ही नहीं करना है. देना कि आई वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. तो मैं उससे पूछता हूँ हैदराबाद देखा? सही बात है. बोलते हैं नहीं. मैं बोलता हूँ तुम्हारा जो वर्ल्ड ट्रैवल है ना वो इस संडे से स्टार्ट हो सकता है. सफ़र वसीला ज़फ़र को ये अमली जामा पहनाते हैं, तो सफ़र भी इनके उन ख़ास पैशंस में से है. अदर जो कॉफ़ी और हैप्पीनेस एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum Pakistan. बहुत गर्मजोश खुश आमदेद टू द गुड साइड, जहाँ हम बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलते हैं जो अपने तय पाकिस्तान में रहकर बहुत कुछ कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग पाकिस्तान पाकिस्तान. आज जनाब बड़ा मज़ा आने वाला है. मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ ए हैप्पीनेस चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर. व्हाट दैट इज़ वो हम उनसे ख़ुद बात करके समझेंगे. क्विकली इनका एक ब्रीफ इंट्रो सो दैट मेरी ड्यूटी फुलफ़िल हो और फिर हम इनसे जानते चले जाएंगे कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एंड ऑल दैट. मुश पंजवानी is the founder and chief happiness officer at Coffee वगैरह, one of the fastest growing coffee shop chains in Pakistan. His other passions are happiness training at corporates and non-profit organizations. Mush Panjwani has been a successful sales trainer and motivational speaker for more than 30 years. Mush has worked with corporates, entrepreneurs, managers, sales teams in 20 countries across Asia Pacific. Mush is also the author of Dinchek Life, a book about living a fantastic life. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. And welcome to the good side. Thank you. इतने मज़े का इंट्रो, इतना इंटरेस्टिंग इंट्रो मैंने आज तक नहीं पढ़ा किसी. पूरा पढ़ लिया आपने तो. रियली इंस्पिरेशनल. मतलब अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले भी जो बात कर रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि येस देयर इज केओस ऑल अराउंड अस, ट्रैफिक एंड बगैर अपॉइंटमेंट के लोग, अचानक गाड़ी ख़राब हो रही है, इसको पिक करना है, उसको वहाँ ड्रॉप करना है, दैट ऑल इज़ देयर. बट टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज़ पॉजिटिव इज़ अ ट्रीट. So again, thank you so much. Thank you for the opportunity. So, Chief Happiness Officer, tell us about that. Really, बड़े मजे की चीज़ लग रही है ये. यूरोप में बहुत कॉमन है कि चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स होते हैं. हैप्पीनेस के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, पॉजिटिव साइकोलॉजी. तो 20 साल पहले ये मूवमेंट शुरू हुई. बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ डेडिकेट की ऑन द स्टडी ऑफ हैप्पीनेस, और उनकी फाइंडिंग्स बेसिकली ये है कि हैप्पी पीपल are more successful in life. Happy people have better relationships. Happy people make more money. Happy people are better businessmen. Happy people are better chefs. Happy people are healthier. And happy people are easy to be around. Exactly. And that's why happy people have better relationships. They are better. They are healthier. They are fitter. They live longer. तो ये पूरी उस साइंस की ये फाइंडिंग्स हैं. और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हैप्पीनेस में हैप्पी बंदों से ये होता है. लेकिन उसके बाद ऑब्वियस क्वेश्चन इज हैप्पी कैसे हो जाए बंदा. तो उसके पीछे भी एक पूरी लिस्ट है, और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ग्रैटिट्यूड है. ग्रैटिट्यूड अगर हम सीख जाएं
तो वहाँ से हैप्पीनेस शुरू होती है। इस बात का एहसास होना, सुबह उठना और इस बात का एहसास करना कि जिंदा उठना कितनी ज़बरदस्त बात है। पूरे दिन में जो अच्छा बुरा होने वाला है उसमें सबसे ज़बरदस्त बात तो सुबह सुबह हो गई जब जिंदा उठ गया बंदा। तो मेरे लिए तो काफ़ी है, मुझे पूरा दिन खुश रखने के लिए बात कि मैं जिंदा उठा था। उसके बाद पानी भी मिला और चाय भी मिली और कॉफ़ी भी मिला और नाश्ता भी मिला और पहनने को कपड़े भी मिले और करने को काम भी मिला और लोग भी मिले और पॉडकास्ट भी हो रहा है। तो उसके बाद तो हैप्पीनेस बस आहिस्ता 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 ऊपर जाता जा रहा है ना। अभी तो मैंने डिनर भी नहीं किया, डिनर के बाद और हैप्पीनेस लेवल टॉप पे जाएगा। घर वालों से मिलना, बात करना, व्हाट्सएप होना, वाईफाई होना, दुनिया से कनेक्टेड होना। तो ये तो हैप्पीनेस के पीछे वाली साइंस थी सारी। सो दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। उसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग है, विच इज व्हाट आई ट्राई टू टीच पीपल हाउ टू बी हैप्पी। अब हैप्पीनेस के साथ ही जो आपके you just said, sorry for cutting in. You said you got a training, certified training, and where does that happen and what is the criteria for that? Actually एक academy है डेनमार्क में, it's called Woohoo. Okay. तो Woohoo जो है वो नाम ही इतना energetic है. Exactly. तो happiness at work की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है. So I went and certified myself in that 3 days program, 3 full days, very immersive. But ऑनेस्टली वहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं सीखा, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें, बहुत सारी स्टडी वीडियोस, ये वो उन लोगों को ऑलरेडी फॉलो कर रहा था जो इस पॉजिटिव साइकोलॉजी की साइंस में काम कर रहे थे. शॉन एकोर इज़ वन ऑफ देम. आई हाईली रिकमेंड शॉन एकोर की किताब, सबसे पहली वाली द हैप्पीनेस एडवांटेज. वहाँ से शुरू करें अगर किसी को स्टडी करना है तो उसको बिल्कुल आई ओपनर, वहाँ से पता चलेगा कि अच्छा ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है हैप्पीनेस का. तो बेसिकली आइडिया ये हो जाता है कि अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए, रिलेशनशिप्स बेहतर करनी है, पैसा ज़्यादा बनाना है, जो कि सबको चाहिए होती है चीज़ें, हेल्दी होना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? अपने आप को हैप्पी कर लो. तो आप बोलेंगे अच्छा ये इतना आसान है, अपने आप को हैप्पी कर लो तो ये सब ठीक हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही होगा. फिर आप पूछेंगे हैप्पी कैसे कर लो? उसके पीछे 10-15 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप ग्रैटिट्यूड है, जिसमें मैं बात कर रहा था. तो ये तो हैप्पीनेस के पीछे वाली साइंस हो गई. अब आते हैं उस बात पे कि चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर क्या होता है. तो एज अ लीडर, एज अ बिजनेस ओनर, आई थिंक द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव इज टू मेक श्योर दैट एवरीबडी हू इज कनेक्टेड टू मी इज हैप्पी. Okay. Because then their work would be better, their lives would be better, their relationships would be better, their careers would be better. Just a second. This is easier said than done. Of course. I mean, having a team that is happy. Of course. I mean, if you have a team of 40 people, लाजमन शर्तिया उसमें से 4 लोग ऐसे होंगे जो मुंह बिसोरे, दुखिया, अपनी कहानी लिए बैठे होंगे, and they would be miserable and making everybody else miserable. हाँ, वो 4 हमारे पास नहीं होंगे. Okay. वो होंगे जिनका हैप्पीनेस लेवल थोड़ा कम है आज. Okay. लेकिन मिजरेबल लोग हमारे यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते. और वो they go through an extensive training program to become happier. They go through a proper program with me. Okay. Everybody goes through a program, so not just our people. दूसरा secondary objective of mine, of any business owner, should be that customers are happy. तो अगर ये 2 मेरे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो मेरा डेजिग्नेशन चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर होना चाहिए. And that's the thinking behind large corporations in Europe now. वो कहते थे कि ये काम ही अलग है. ये CFO का काम नहीं है, ये CEO का काम नहीं है. CEO का काम है business development and learning development and this and this. CFO का काम है accounting and this and this, finances, audit. ये तो एक फंक्शन अलग है बड़ी कॉर्पोरेट के अंदर के हैप्पीनेस के लिए इनिशिएटिव्स लेने हैं मुसलसल, हैप्पीनेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने हैं मुसलसल, छोटे छोटे रिकग्निशन प्रोग्राम्स विच हैव एन वेरी लार्ज इम्पैक्ट. कल ही मैं बात कर रहा था, कल नहीं, हाँ 2 दिन पहले, somebody कि मैंने कहा रिकग्निशन प्रोग्राम क्या है आपके पास? उन्होंने बोला अरे हमने बहुत सारे रिकग्निशन प्रोग्राम सोचे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किया. तो मैंने कहा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सब लोगों को जमा करना है मीटिंग में 20 लोगों को और अनाउंस करके ताली बजानी है. 5 मिनट का काम है, कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम नहीं चाहिए. आपने पिक करना है एक बंदे को, बोलना इस महीने है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इज तलहा, एवरीबॉडी गिव्स अ बिग हैंड, बस खत्म हो गई कहानी, बस दैट्स इट. एंड इट विल हैव अ प्रोफाउंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन's happiness and everybody else's, because recognition is one of the basic things. तो उस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशंस में, वो चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर अगर होगा डेडिकेटेड तो करेगा, वरना वो प्रोग्राम्स डिस्कस होंगे और साइड पर रह जाएंगे. तो दिस जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी टीम को ग्रैटिट्यूड सिखाना. कि अभी आज की बात है, एज सून एज आवर न्यू, एक नया बंदा है जिसका आज 4था दिन है ट्रेनिंग पे. ऑलराइट. व्हेन ही एंटर्ड टुडे तो मैंने पूछा क्या हाल है, तो उसने कहा ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है, ज़बरदस्त है.
तो उसने कहा हाँ ज़बरदस्त है, उसको एकदम से याद आ गया कि मैं कहाँ खड़ा कि हूँ, उसकी लाइफ ज़बरदस्त। मैंने कहा क्यों ज़बरदस्त है? तो उसने कहा मैं ज़िंदा हूँ, मुझे सुबह नाश्ता मिला है, मैंने यूनिफॉर्म पहना है, मेरे पास जॉब है। और मैंने कहा और जॉब के बारे में 5 चीज़ें बताओ। तो उसने कहा मेरी जॉब इंडोर्स है, मैं रोड पे होता तो गर्मी में होता, मट्टी में होता, मैं एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ। मैं कहा और बताओ। तो उसने कहा मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा और बताओ। तो उसने कहा मुझे कंपनी का ओनर मेरे साथ खड़ा होकर इंटरेक्ट कर रहा है। और उसने कहा यहाँ पे तनख्वाह टाइम पे मिलती है। मैंने सुना है, अभी मिली नहीं है। उसने कहा तनख्वाह टाइम पे मिलती है, हम घर टाइम पे जाते हैं। और मैंने उससे कहा कि आज हमें हुडी मिलने वाली है, नवंबर दिसंबर में सबको हुडी मिलती है, तो आज आपको हुडी भी मिलने वाली है। तो उसने कहा अच्छा ज़बरदस्त। फिर हमने कहा चलो सब हुडी पहनते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर हम सब ने हुडी पहनी जो अभी अभी आई थी फैक्ट्री से। सारे स्टाफ को हुडी दी गई, वार्म रखने के लिए। बाइक पे होते हैं ना ज़्यादातर। तो अब हुडी क्या चीज़ है? छोटी सी चीज़ है ना हुडी, क्यों नहीं देते? सारे के रेस्टोरेंट्स और कैफेज वाले पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं एक सिंपल सी प्रैक्टिस अप्लाई करते हैं कि जैसी सर्दी आएंगी तो हमारी तरफ से हमारे स्टाफ को हुडी मिलेगी, ताकि जब वो घर से यहाँ से जब वो घर जाएं बाइक पे तो ठंडक में ना जा रहे। हाँ ज़बरदस्त सा हुडी वार्म सा पहन के जाएं, खुश हों कि हमें कंपनी ने दिया है। हाउ मच डज इट कॉस्ट? नॉट मच, बट उसका जो इम्पैक्ट है, तो वो हुडी वाली पोस्ट डालेंगे ना जब हम तो उस पे हज़ारों लोग बोलेंगे सच ए स्मॉल थिंग, ग्रेट वर्क कॉफ़ी वगैरह, व्हाई कांट एवरीबॉडी एल्स डू इट। और वही वाली बात रीइंफोर्स होगी दैट वी डू केयर, जेन्युइनली केयर फॉर आवर पीपल, दैट्स व्हाई दीस थिंग्स हैपन। तो वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था उस बंदे की जिसका आज 3रा दिन है, 4था दिन है, फैसल नाम है उसका। ही इज़ बीन ट्रेन्ड एट अवारी एंड रीजेंट एंड बहुत सारी जगहों पे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का ये वो कहता है ये बेसिक सी चीज़ मुझे ज़िंदगी में ना स्कूल में सिखाई, ना कॉलेज में सिखाई, ना पेरेंट्स ने सिखाई, ना किसी जॉब पे सिखाई गई जो मुझे यहाँ सिखाई गई। 3 दिन में वो कह रहे हैं मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, मुझे ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई 3 दिन में। वो क्या हुआ उस 3 दिन में? कॉफ़ी बनाना सिखाया बिलाल ने उसको, अरशद ने उसको सुपरवाइजर ट्रेनिंग दी, कस्टमर से बात करना सिखाया, और मैंने उसको हैप्पीनेस सिखाई। आई थिंक ये जो आप पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग इटसेल्फ टू मेक पीपल फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव इन लाइफ। हम लोगों के यहाँ यही एक बहुत बड़ा फुकदान है कि हम शुक्र की अहमियत नहीं समझते अपने इर्द गिर्द की नेमतों का। बट आई थिंक अ बिगर चैलेंज इज़ दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, कि हम हाँ खुश हैं और हम खुश रह सकते हैं। The happiness wouldn't last until I'm working at coffee वगैरह, and once I'm out of here, my life would become back to miserable. तो ये sustainability का कोई क्रैप किसी तरह से गेज कर सकते हैं कि हाँ भाई हाँ खुश होना ठीक है ना, लाइफ सेट है। जिस तरह हैबिट्स होती है ना, once you form a habit, then it becomes a habit. कि सुबह उठना है, चाय पीनी है, तो वो रोज़ पीनी है ना। अब रिमाइंड तो नहीं करवाना पड़ता कि चाय पीनी है। तो मैंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि आँख खुलते ही ये थॉट माइंड में आनी चाहिए कि मैं ज़िंदा उठा एंड दिस इज़ अमेजिंग, और पूरे दिन में जितना अच्छा बुरा होने वाला हो सकता है उसमें सबसे अच्छी बात तो ऑलरेडी हो गई। अब अगर मेरा हाथ पैर भी टूट गया, मैं रॉब भी हो गया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरा एक्सीडेंट हो गया, none of that, all of that are small tiny little problems in comparison to waking up alive. तो ये थॉट आना के लिए ट्रेन करना है, और वही मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। दैट्स व्हाई एवरीथिंग नीड्स ट्रेनिंग। तो ट्रेन अगर एक दफ़ा हो गया तो वो ट्रिगर्स होते हैं 2-3। तो एक ट्रिगर आँख खुलना होता है, दूसरा होता है कि एवरी टाइम यू पुट समथिंग इन योर माउथ, तो आपकी सारी थॉट्स पॉज पे चली जाएं, सारी परेशानी एक तरफ हो जाए, और आप इमीडिएट अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है कि जैसे ही मैं सब कुछ मुंह में डालूंगा तो मैं माइंडफुल होकर ग्रैटिट्यूड मुझे याद आ जाएगा कि ये पानी पीना एक नेमत है, ये क्लीन वाटर है, इसका टेम्परेचर परफेक्ट है, साफ़ ग्लास है, या ये कॉफ़ी है, इसका अरोमा कितना अच्छा है, इसका फ्लेवर कितना अच्छा है, और मुझे कॉफ़ी मिल रही है, वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ इन पाकिस्तान, आई एम हैविंग इट। और जब मुझे चाहिए, खाना खा रहा हूँ तो ख्याल आए मुझे 25,000 पीपल डाई ऑफ हंगर एवरी डे, जिसमें से मेजॉरिटी आर चिल्ड्रन। मोस्ट पेनफुल डेथ इज़ डाइंग ऑफ हंगर। वो अभी तक इस दुनिया में आज भी 25,000 लोग रोज़ाना भूख से मर रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो अपने आप को एक दफ़ा ट्रेन कर दिया ना। अगर द चैलेंज इज़ पेरेंट्स नहीं सिखा रहे ग्रैटिट्यूड, टीचर्स नहीं सिखा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही, जॉब ट्रेनिंग नहीं सिखा रहा, कोई सिखा ही नहीं रहा है ना, तो कहाँ से आएगा? तो आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी। मैं कहता हूँ यार बेचारे हैं, कभी ग्रैटिट्यूड ट्रेनिंग करी नहीं, मुझसे मिला ही नहीं आज तक, तो दुखी होगा ना। ये तो ये हैप्पी कैसे होगा? इसको किसी ने सिखाया नहीं बेचारे को। तो मैं नहीं कहता कि यार ये कैसे लोग हैं, कंप्लेन करते हैं। दैट्स व्हाट दे हैव लर्नड, दैट्स व्हाट दे लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट्स व्हाट दे लर्न फ्रॉम देयर टीचर्स। कंप्लेन, नो ग्रैटिट्यूड। वेरी ट्रू। आपने रॉबिन विलियम्स की पैच एडम्स देखी है? यस। एंड
उसमें एक वो जुमला कहते हैं when he has to go to the court के why you have been indicted for being excessively happy, right? And उसको सारे जो उसके प्रोफेसर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी का पूरा वो एक पैनल बैठा होता है, डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी हुई होती है, और वो उसको कह रही होती है कि आपने ये किया यहाँ पे, उसके साथ ये मस्ती की, ये मस्खरापन किया, एंड ये एक प्रोफेशनल कॉलेज है, यहाँ लाइव्स एट स्टेक हैं एंड व्हाट नॉट. एंड मुझे वो बड़ा हिट करती है वो मूवी, और उसका वो स्पेसिफिक वो सीन, Why can't we be excessively happy? और वो कौन सी, वो हिंदी मूवी कौन सी थी, डॉक्टर वाली, उसमें भी ऐसी कुछ सीन था ना. So bad at हिंदी मूवी. हाँ, याद है आपको, मुन्ना भाई वाली, वो डॉक्टर होता है. अच्छा हाँ, वो तो हाँ ठीक है, I've seen that. वो यही करता है ना, वो हैप्पी रखने की कोशिश करता है सबको. वो कहता है पहले हैप्पी करो सबको, इलाज तो होता रहेगा, साथ साथ हैप्पी भी तो करना है सबको. तो what about that line people usually say कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, तो ये, तो उसका जवाब ये है कि वो मेरे जिम्मेदारी भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता. ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड. लेकिन जो मेरे कांटेक्ट में आएगा, पहली बात तो ये कि मेरे बच्चे, माय रिस्पांसिबिलिटी, व्हाटएवर, जो कहते हैं लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लोगों को नहीं, हमें तो अपने आप को चेंज करना है. अपने आप को तो चेंज करना है, लेकिन करने के बाद कहते हैं ना कि बाकियों का क्या होगा. मतलब बाकियों का, बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जब तक उनकी लर्निंग की एज है, जब तक एटलीस्ट. और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास एम्प्लॉइज हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी, तो उनकी तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है. बिल्कुल. आपने बच्चों की बात की, तो मेरी अम्मी और मेरी सास और मेरे बड़े जो घर के थे, वो हमेशा यही समझाया करते थे, जब बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, गोद में थे, एक रो रहा है, एक का पेट खराब है, एक उल्टी आ रही है, कोई ये हो रहा है, ऊपर तले अगर बच्चे हों तो वो कहते थे, बेटी तुम पहले अपना पेट भरो, अपने आप को सेट करो, तुम अपने सर की दर्द की दवा खाओ, क्योंकि तुम जितनी थकी हुई, बीमार, लागर लगोगी, तुम्हें बच्चे उतना ही तंग करेंगे. तब तो वो बात समझ नहीं आती थी, जब बड़े बूढ़े समझाया करते थे, कैसी बात कर रही है, मैं इसको संभालूं या खाना खाऊं या चाय पीऊं. तो वो कहते थे पहले अपने मुंह में चाटने वाले डालो, फिर उसको खिलाओ, ताकि तुम यहाँ से सॉर्टेड हो. यहाँ से सॉर्टेड नहीं होगी तो तुम बच्चे भी नहीं संभाल सकोगी, शौहर को भी नहीं संभाल सकोगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, और दिस इज़ आई थिंक अ वेरी गुड डिस्कशन फॉर यंग मदर्स ऑल्सो, कि देखो अगर बच्चा तंग कर रहा है तो वो इसलिए तंग कर रहा है कि जो वाइब्स उससे आपको जा रही हैं वो आपकी परेशानी की, घबराहट की, बेचैनी की वाइब्स हैं. काम योरसेल्फ, take whatever you like, चाय, कॉफ़ी, ठंडा, गरम, जो भी पीना है, and put some food in your mouth so that you are यहाँ से काम हो जाए, and then hold your baby. लामोहाला आपको प्यार आएगा बच्चे के ऊपर, वरना गुस्सा आ रहा होता है कि चुप क्यों नहीं होता ये, and then you will be able to calm your baby. And I think जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त हमारे यहाँ एजुकेशन में, when a teacher walks in who does not have a radiant personality, does not have a smile on his or her face, and they're sending out a message to their students, do not bug with me, I am not in the mood to take this from you. तो वो वाइब चली जाती है. और वो सिर्फ टीचर्स नहीं है, वो हर प्रोफेशन में जो कनेक्शन कहते हैं ना, जो कनेक्शन है हैप्पीनेस का, हर प्रोफेशन में उसी तरह अप्लाई करता है. I said earlier, a happy person will be a better teacher than an unhappy person. A happy person will be a better mother. A happy person will be a better father. वही हो रहा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में. वेटर के पास से हैप्पी वाइब आएगी तो अच्छी कस्टमर सर्विस मिलेगी, वरना कस्टमर को पता है कि उसकी वाइब भी वो वाली आ रही है, that I'm not even welcome here. बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ है, हमने इम्प्लीमेंट करी यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉफी वगैरह. 3 लोग एक साथ कोरस में बोलते हैं जैसे ही आप एंटर होती हैं. लोगों को अजीब लगता है कि ये क्या हो गया, किससे बात हो गई, ठीक है भाई, क्यों उतना. हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत हो जाती है कि नहीं ये तो है ही पागल कॉफी वगैरह वाले, ये तो हर दफ़ा कस्टमर एंटर होता है, ये उनको ग्रीट इसी तरह करते हैं चीयरफुलनेस से. कुछ लोगों को परेशानी होती है, ज़्यादातर लोग तो दे फील वेरी गुड कि यार हमें, वो कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कभी घर में ऐसे वेलकम नहीं किया जाता, हमें तो कभी ऐसे किसी ने वेलकम दुनिया में ऐसे नहीं किया, हमें तो ये नहीं किया, हमें तो लग रहा है हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें लग रहा है हम क्या हैं. They feel good. That's the immediate first impression when they walk into a coffee shop. अच्छा ये बताइए, you have lived I don't remember how long in Hong Kong? 20 years. 20 years in Hong Kong, and then coming back to Pakistan. And जब आप यहाँ मूव हुए तो was this in your mind कि मैं यहाँ के ये इस तरह की एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट या कुछ इस तरह से हैप्पीनेस के ऊपर काम करूँगा, या it was just
कोइंसिडेंस दैट यू सेड कि चलो हम अपने को कॉफी वगैरह के साथ ये भी काम करते हैं? डिड यू सी अ नीड इन पाकिस्तान? या एग्जैक्टली। तो मेरे पाकिस्तान के जो ट्रिप्स लगना शुरू हुए, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 16 years इन अ कॉर्पोरेट जॉब इन हांगकांग, जिसमें मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने थे हमारे 20 कंट्रीज में, उनको जाके ट्रेन करता था। सेल्स ट्रेनिंग, मार्केटिंग ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग एंड हैप्पीनेस ट्रेनिंग मुसलसल ऑल द टाइम एज द फाउंडेशन फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, व्हाट एवर यू डूइंग। तो वो सब चलता रहता था। आई लॉस्ट माई जॉब। दुआओं का मेरा नतीजा था वो। क्योंकि जब तक जॉब नहीं जाती मैं एंटरप्रेन्योर बनने वाला था ही नहीं। अच्छा। उतना कंफर्टेबल होती जाती है ना जॉब। जब जॉब में जितना लेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, वो मुश्किल इसीलिए होती है कि जॉब बिकम्स, इफ यू आर गुड एट योर वर्क यू विल गेट प्रमोटेड, यू गेट मोर मनी, मोर प्रमोशन, मोर मनी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर फन, मोर फ्रीडम। और एक अनफुलफिल्ड ड्रीम, बहुत सारे 89 ड्रीम्स की लिस्ट बना के चला था मैं बचपन में। माशाल्लाह। वो उसमें ऐड होते रहे, सब्ट्रैक्ट होते रहे। एक चीज़ जो रह गई थी बहुत बड़ी लाइफ में करने की, वो एंटरप्रेन्योरशिप था। और 45, 46, फाइनली 47 की एज में मैंने लॉस्ट माई जॉब। आई सेड यस, अब सही हो गया ना, अब क्या करोगे, अब तो बिजनेस करना पड़ेगा शुरू। तो वो आई स्टार्टेड अ ट्रेनिंग कंपनी। और पहले मैंने ट्रेनिंग कंपनी में सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग देना शुरू की। फिर मैंने उसका पूरा फोकस चेंज करके हैप्पीनेस ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। और उसी हवाले से आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर आई थॉट आई वुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। तो पाकिस्तान वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं ना 2016 और 17 में आई मेड सेवरल ट्रिप्स टू पाकिस्तान, PIA ट्रेनिंग, DHL ट्रेनिंग, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सम लार्ज कॉर्पोरेशंस की ट्रेनिंग पे लिए। इंटरनेशनल ट्रेनर आ रहा है, हैप्पीनेस ट्रेनर आ रहा है हांगकांग से। वाह, फिर शक्ल देखते थे ये तो अपना देसी बंदा है, पाकिस्तानी है। तो वो मुश पंजवानी। और खैर एनीवे, तो उन ट्रिप्स के दौरान आई वुड कम टू कराची मोस्टली, sometimes Lahore, Islamabad, and I used to try and do what I did whenever I traveled anywhere else in the world। कि जब बंदा ट्रैवल करता है तो ऑफिस नहीं होता है तो क्या करता है, कॉफ़ी शॉप पे चला जाता है, होटल के आसपास मैप पे देखता है कॉफ़ी शॉप कौन सा है, वहाँ जाके बैठ जाता है, सॉकेट मिल जाता है, लैपटॉप प्लग इन करने के लिए, वाईफाई मिल जाता है, अच्छी कॉफ़ी मिल जाती है, जिससे मीटिंग करनी होती है उसको वहाँ बुला लेता है। भूख लगती है तो सैंडविच उठा के खा लेता है, पूरा दिन वहाँ गुजार सकता है बंदा सुकून से। दुनिया भर में ऐसे होता है। जब यहाँ पे आके मैंने ये सब करने की कोशिश की तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं था। कॉफी शॉप था ही नहीं। वो जिसको हम कॉफी शॉप समझते थे वो तो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स थे। बटलर्स, एस्प्रेसो, ग्लोरिया जीन्स, ये 3 बड़ी शॉप्स थी। उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल ब्रांड्स, दे रन रेस्टोरेंट मॉडल्स। लेकिन लोग कैजुअल काइंड ऑफ, वो कॉफी शॉप्स नहीं है। कॉफी शॉप्स में और रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है? दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ द एजुकेशन फॉर द ऑडियंस के कॉफी शॉप जो उसमें किचन नहीं होता है, उसमें खाना नहीं पकता है, उसमें बर्गर, बिरयानी, पिज्जा नहीं मिलता है, उसके वहां पर लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने के लिए नहीं जाते हैं। रेस्टोरेंट में किचन होता है, खाना पकता है, वहाँ पे आप जाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के लिए। तो कॉफ़ी शॉप पे क्यों जाते हैं? कॉफ़ी शॉप में जाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है, जस्ट टू हैव अ चैट विद समबडी, वहाँ पे आप जाते हैं मीटिंग करने के लिए, बोर्ड गेम्स दोस्त के साथ बैठ के खेलने के लिए, लैपटॉप लेके काम करने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, बुक लिखने के लिए। बड़ी बड़ी किताबें, नॉवेल्स कॉफ़ी शॉप्स में लिखे गए हैं। बहुत सारी मूवमेंट्स पैदा हुई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस लॉन्च हुए हैं कॉफ़ी शॉप्स में। कॉफ़ी शॉप्स में इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, बच्चों के साथ हैंग आउट करना है, बगैर बहुत सारे पैसे खर्च किए हुए, बगैर खाना खाए हुए। तो क्या ऑप्शन हैं? जीरो। पाकिस्तान में तो नहीं है ना कुछ भी। कोयटा चाय वाला, हाँ, ओ ओके, बहुत बड़ा ऑप्शन है ना वो। तो कोयटा चाय वाले पे जाके बैठ जाओ। तो क्या डिसएडवांटेज है कि हाँ बैठ सकते हैं वहाँ पे भी आप 2 घंटा बैठ जाएं चाय लेके, कोई आपको भगाएगा नहीं वहाँ से। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? एयर कंडीशन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, पावर सॉकेट्स नहीं है, कंफर्टेबल सीट्स नहीं है, वाइब्स नहीं है, एम्बियंस नहीं है, खवातीन कंफर्टेबल नहीं होंगी कोयटा चाय वाले पे बैठ के। तो कोयटा चाय वाले के बाद सीधा सीधा आता था रेस्टोरेंट, जहाँ पे जाना है, 1000-2000 का खाना खाना है, और फिर भी 2 घंटे में वो आपसे कहेंगे कुछ और ऑर्डर करना है, वरना दे विल एक्सपेक्ट यू टू लीव, बिकॉज दैट्स हाउ द रेस्टोरेंट मॉडल वर्क्स। कि लोगों को निकालो, दूसरे को बिठाओ, उसको निकालो, दूसरे को बिठाओ, जितना टर्न अराउंड बेहतर होगा उतना। कॉफ़ी शॉप का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे वो चाहते हैं कि आप देर तक बैठें। और ये स्टारबक्स ने मूवमेंट शुरू की थी आज से कई सालों पहले, वाईफाई प्रोवाइड करना, सॉकेट्स प्रोवाइड करना। अब बिल्कुल उल्टा हो गया बाय द वे। स्टारबक्स डजंट एनकरेज यू टू सिट, तो उसने वाईफाई हटा दिया, पावर सॉकेट हटा दिए सिस्टमेटिकली। कुछ सालों पहले ही हुआ स्टारबक्स के अंदर, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो गया है कि they don't need these। हाँ, कि वो कहते हैं कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि लोग आएँ और निकलें, क्योंकि बहुत रश हो जाता है हर जगह। वरना उनका ओरिजिनल मॉडल, इनोवेशन उनकी थी कि लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करो ताकि लोग देर तक बैठें।
किताबें रख दो पढ़ने के लिए ताकि लोग देर तक बैठे। तो खैर, तो टिम हॉर्टन्स, कोस्टा, स्टारबक्स और हांगकांग की एक चेन थी बड़ी पॉपुलर, पैसिफिक कॉफ़ी, उनसे इंस्पायर होके मैं उनकी चेन्स देखा करता था जब ट्रैवल करता था। तो और हांगकांग में पैसिफिक कॉफ़ी मेरा फेवरेट था। तो वो यहाँ पे वो सीन मुझे नहीं मिला जब मैं ट्रैवल करके आता था। तो मैं कहीं भी जाके बैठता था, मुझे लगता था कि ये तो वो, एंड आई लर्नड ड्यूरिंग दैट टाइम कि ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एंड आई हैड दिस इंस्पिरेशन कि कॉफ़ी शॉप वुड बी सो नाइस इन पाकिस्तान। और मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं कराची का पहला कॉफ़ी शॉप खोलना चाहता हूँ। तो लोग हंसते थे कि इतने सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं। मैं कहता था वो सब रेस्टोरेंट्स हैं, मैं कॉफ़ी शॉप खोलने वाला हूँ। Such a small difference। और हमें, अच्छा, आपकी बात से मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक हुई है जो कि मैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ, उन पेरेंट्स के लिए बताना चाहती हूँ, वरी कि अगर मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा, अगर वो इंजीनियरिंग में नहीं गया तो क्या होगा। देखिए ना, कोई लाइन तो उसको चूज़ करनी है। वो CS नहीं पढ़ेगा तो वो IT की तरफ नहीं जा सकेगा, और अगर वो अच्छी लाइन नहीं चूज़ करेगा, अच्छी जगह से नहीं पढ़ेगा, तो उसको रिश्ते अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे कि रिश्ते हमारे आपके करने से हो जाते हैं, ये तो अल्लाह का काम होता है। देखें, ही इज़ अ चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। देयर इज़ दिस फील्ड दैट वी डिडंट नो अबाउट। एंड आई एम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। Alright. 2 साल पढ़ के ड्रॉप आउट हो गया था मैं। But then रिस्क तो आपका अल्लाह ताला ने किसी न किसी फॉर्म में लिखा हुआ था ना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको दिया। एंड ही, अल्लाह में ऑल्सो गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड योर इनर पोटेंशियल। तो अकाउंटिंग, कॉमर्स और साइंस सिर्फ 2 फील्ड होती थी स्कूल में, और पेरेंट्स ने कहा कि कॉमर्स ही पढ़ना है ताकि जल्दी से BCom करके जॉब शुरू कर सको, बैंक में नौकरी कर सको, या ये कर सको वो कर सको। और मैंने 1 हफ्ता कॉमर्स पढ़ा और मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है अकाउंटिंग में और डेबिट क्रेडिट नोट्स में। मुझे तो साइंस में ट्रांसफ़र होना है। बहुत लड़ाई करके एट द एज ऑफ 13 बहुत लड़ाई करके साइंस में स्विच किया और साइंस पढ़ना शुरू किया, और शौक हो गया कि हाँ बायोलॉजी अच्छी लग रही है, डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे। 2 साल के बाद लगा कि नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर बनना है। क्योंकि साइंस में 2 लाइनें थी ना, या डॉक्टर या इंजीनियर, या डॉक्टर या इंजीनियर। तो क्लास 10th में जाके एहसास हुआ कि नहीं नहीं नहीं, इंजीनियरिंग बेहतर है, आर्किटेक्ट बनना है, अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनाना है, शहर बनाना है अच्छा खूबसूरत। एकदम से पता नहीं क्या कहाँ से वो इंस्पिरेशन आई आर्किटेक्ट वाली। और बायोलॉजी मैंने कहा बहुत नहीं नहीं नहीं, ये ऑपरेशन करना और बीमार लोगों को देखना, और ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। हाँ, इंजीनियर बनना है। तो वहाँ से फिर इंजीनियरिंग पर स्विच हो गया। तो अकाउंट, डॉक्टर, इंजीनियर। I've been working since the age of 15. Okay. बहुत ही स्ट्रगल वाला बचपन मेरा गुजरा है खारादर की झोपड़पट्टी में। चैरिटी स्कूल, लियारी के चैरिटी स्कूल में पढ़ा है। तो 15 साल की उम्र से मैं डिफरेंट और जॉब्स करता रहता था। तो यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैंने सेल्स की जॉब ज्वाइन करी। वी यूज्ड टू सेल encyclopedias डोर टू डोर, लोगों के घरों पे जाके। पाकिस्तान में? हाँ, कराची में। नहीं करें, पाकिस्तान में कौन एनसाइक्लोपीडिया खरीद? हम बेचते थे ना। Okay. किसी को नहीं पता होता था कि उसको एनसाइक्लोपीडिया खरीदना है जब तक कि हम उनसे नहीं मिलते थे। उनको बताते थे। हाँ, तो वो एक अली आब्दी नाम था उनका, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी यहाँ पे। वो अमेरिका में जब पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने डोर टू डोर एनसाइक्लोपीडियाज और बाइबल बेची ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी। तो उनको ये इंस्पिरेशन आई कि यहाँ पे भी ये काम हो सकता है, और उन्होंने यहाँ पे आके एनसाइक्लोपीडिया कॉलियर्स लॉन्च किया। स्टूडेंट्स को हायर करना शुरू किया और उनको सिखाना शुरू किया कि टेलीफोन करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, और उनसे कहना है कि आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटीरियल है, आई वांट टू कम एंड शो यू। बस ये कहना है कि आई वांट टू कम एंड शो यू, इफ़ यू हैव 40 minutes आई विल कम एंड शो यू एवरीथिंग। टाइम लेके उनके घर जाना है, उनको प्रेजेंटेशन देनी है। 10 लोगों को दिखाओगे, 1 बंदा खरीदेगा। महीने में 20 लोगों को दिखाओगे, 2 बंदे खरीदेंगे। 2 बंदे खरीदेंगे, 1000 कमीशन मिलेगा, 1000 रुपये कमीशन हो गया, खर्चा निकल आया पढ़ाई का। और उसका What was your age when you were doing this? 18, 19। How? तो कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रेशर्स यूजुअली सारे वहाँ पे थे। आई लव द आइडिया सो मच। एक तो मैं बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। वहाँ पे टारगेट होता था महीने के 2 बेचना, मैं महीने के 4-6 बेचना शुरू कर दिया मैंने। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे ट्यूशन जॉब्स ख़त्म कर दी। पहले महीने में 1 ट्यूशन, दूसरे महीने दूसरा ट्यूशन, तीसरे महीने में तीसरा ट्यूशन, और चौथे महीने में यूनिवर्सिटी छोड़ दी। 4 months into the sales job। और मैंने कहा ये है मेरा फास्ट ट्रैक टू ऑल माई बिग एम्बिशंस एंड बिग ड्रीम्स इन लाइफ। ये मेरा फास्ट ट्रैक होगा। इंजीनियरिंग पढ़ूंगा तो ये होगा, तो इतने साल और लगेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और 20,000 जो मैं इंजीनियर बनने के बाद 5 साल बाद कमाना शुरू करूंगा, वो मैं यहाँ पे 5 महीने में शुरू कर सकता हूँ, इफ़ आई डू दिस 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 दिस।
एक सवाल, हाँ. when you were selling these things door to door and exploring and experiencing because ज़रूरत थी, how protective were your parents towards you going around in the city like that? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. एक तो वो हमारा घर ही ऐसा था कि उसमें प्रोटेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था बचपन से. Okay, fair enough. You live in a झोपड़पट्टी, so there is no protection. You go to Liari on a चैरिटी स्कूल कि बच्चा सुबह निकला, पता नहीं कहाँ पे जाके खड़ा हुआ है, ना फोन्स होते थे ना कुछ होते थे, स्कूल की बस आई या नहीं आई, पिक किया या नहीं किया. वो तो शाम को जब 6 बजे घर आएगा तो पता चलेगा ना. अगर सुबह एक घंटे मोबाइल्स भी नहीं होते थे कि हर थोड़ी बाद लोकेशन पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा है, किधर क्या. वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे उसमें, लकीली, अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर. नहीं, ट्रू. हमारे अम्मा अब्बा नहीं वैसे ओवरवेलम हुआ करते थे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिडंट इवन नो कि मैं क्या करता हूँ. वो हमारी रिलेशनशिप कुछ तरह की थी, ट्रस्ट बेस्ड होगा. हाँ ठीक है, कुछ नहीं ट्रस्ट बेस्ड नहीं, बहुत रिलेशनशिप हमारी इतनी जबरदस्त नहीं थी. अच्छा, नहीं थी कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ओपनली हर चीज़ और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं हर चीज़. सो आई डिडंट इवन, तो हम लोगों का ऐसा था कि उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ. उनको सडनली लगा कि अरे बहुत सारी इनकम हो गई तो क्या हुआ, तो वन डे आई टोल्ड हिम मैं ये करता हूँ. अच्छा ये कैसे होता है, तो बता दिया. अदरवाइज कोई वैसा नहीं था. So I had a difficult parenting as well, which also was very important because then I became completely the other way around. तो जितना मुझे हाँ, तो जितना मुझे डिफिकल्टी, जितनी मुझे अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली, उतनी मैंने अच्छी पेरेंटिंग अपने बच्चों की की. तो वो भी एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए. आप क्या मैसेज देंगे उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, कि इस तरह से रखते हैं कि अपने बिल्कुल परों के नीचे छुपा के, कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ सुना ना दे, कहीं कोई खराश ना लग जाए, और ज़माना ख़राब है, हम ज़माने में नहीं भेज सकते. इस ज़माने में ही तो जीना है ना इन बच्चों को. तो what आई थिंक ज़माने से पहले जो रियल इशू है मेरे ख्याल में वो ये है कि दीज पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड सेल्फ इमेज क्या होती है. ऑलराइट. दिस कॉन्सेप्ट इज़ नेवर टॉट. अगेन वही वाली बात, ना स्कूल में पढ़ाया, ना टीचर्स ने पढ़ाया, ना पेरेंट्स ने पढ़ाया, ना मास्टर ने पढ़ाया, तो किसी को पता ही नहीं कि सेल्फ इमेज क्या होती है. सो दे हैव नो आइडिया दैट एवरी टाइम दे से नो, उससे बच्चे की सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो रहा है. अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च, अ चाइल्ड हियर्स द वर्ड नो 40,000 times before he is 4 years old. ओके, ट्रू. हाँ, हो सकता है. यहाँ मत जाओ, इसको टच मत करो, यहाँ नहीं बैठो, वहाँ पे ये मत करो, उसको ये मत करो, नहीं ये नहीं करो, नहीं रोड पे अकेले नहीं जाओ, नहीं यहाँ पे नहीं जाओ, नो 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 नो, उसको टच नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है. मतलब 15-20 चीज़ें, 50 चीज़ें घर में ऐसी हैं, इसको टच ही नहीं करना है. 50 काम ऐसे हैं जो आपको करना ही नहीं कभी. तो बच्चे के अंदर जो है ना, वो टाइम का सेंस नहीं होता है. वेरी एज फार एज आई हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड, द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड कि इनके कहने का, अम्मी के कहने का मतलब ये है कि तुम अभी इसको हाथ मत लगाओ, अगले साल हाथ लगा लेना. उसके सेंस ये नहीं होता है. वो समझता है कि दिस इज द नो. इसीलिए आज तक लोग इसको देख के क्यों डरते हैं, प्लग को देख के. बचपन से चला रहे हैं वो हमारे. हालांकि अभी आप इसमें उंगली डालें तो ना आपकी इसमें उंगली जाने वाली है, ना इसके उंगली रखने से आपको करंट आने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है. लेकिन अभी भी कोई उसको जाके उंगली नहीं लगाएगा. सही बात. एडल्ट जितने भी बैठे हैं इस कमरे में, वो किसी बिजली की चीज से भी दूर रहेंगे. वो टच ही नहीं करेगा उसको. वो समझेगा कि मैं इसको टच करूंगा तो मर जाऊंगा, क्योंकि उसने बचपन में डराया जाता उसको. कॉकरोच से क्यों डरते हैं, जानवर से क्यों डरते हैं, नहीं किया गया. कॉकरोच से क्यों डरते हैं, छिपकली से क्यों डरते हैं, जानवर से क्यों डरते हैं, बिल्ली कुत्ते से क्यों डरते हैं. लोग बड़े बड़े एडल्ट समझदार लोग बिल्ली कुत्ते से डरते हैं, आपको पता है. जी हाँ. छोटे से कॉकरोच से डरते हैं, चूटियों से डरते हैं. क्यों डरते हैं? ये सब कारनामा हमारे पेरेंट्स का है कि उन्होंने जो बचपन में किया. नो डोंट टच दिस. चींटी को देखकर चीख मारी तो बच्चे ने सीख लिया कि ओ माय गॉड, ये तो बड़ा जिन है ये चींटी. तो वो बड़ा हो गया ये सुनते सुनते. उसको ये नहीं बताया किसी ने कि चींटी से डरो, 1 महीने बाद डरना बंद कर देना, अभी तुम छोटे हो तो अभी से डरो. ये नहीं बताते ना, टाइम सेंस नहीं होता. टाइमलाइन बच्चों की अलग होती है, हमारी अलग होती है, हम वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते. रोड क्रॉस नहीं करना, अकेले नहीं, हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना है. तो बच्चे को ये नहीं पता है कि ये हाथ पकड़ने वाला, रोड क्रॉस करने वाला सीन जो है, अम्मी का मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक मेरा हाथ पकड़ना है. इतना टाइम का है अम्मी के पास कि अम्मी उससे बोले बेटा 6 महीने तक तो हाथ पकड़ के चलना है, उसके बाद तुम अकेले चलोगे, वापस आएगा. ये तो कोई नहीं बोलता ना. तो वो समझता है कि अच्छा रोड पे तो जाना ही नहीं है, तो रोड पे चलने से डरते हैं लोग, एडल्ट्स. तो ये सारी चीजें बच्चे का सेल्फ इमेज हर्ट कर रही हैं. प्रोफाउंड इम्पैक्ट. बड़े पता नहीं कितने साल बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट, पेरेंटिंग एंड सेल्फ इमेज. आई मीन आई यूज्ड टू टीच दिस वर्ल्ड वाइड. जब हम एजुकेशनल प्रोडक्ट्स बेचा करते थे तो हम ये भी पेरेंट्स को एजुकेट करते थे साथ साथ, एजुकेशनल प्रोडक्ट के साथ, कि बच्चों की सेल्फ इमेज को कैसे पॉजिटिव रखना है या कैसे उसको डैमेज करना है. और हम क्या चीजें करते हैं, क्योंकि हम पेरेंटिंग की बुक्स भी बेचा करते थे.
Okay. बच्चों की किताबें भी थी और पेरेंटिंग की बुक्स भी थी। वो पेरेंटिंग की बुक्स मैंने पढ़ी सारी, पूरी सीरीज थी 15 किताबों की। Really? It was called Successful Parenting, 15 volumes. माशाल्लाह। तो आपसे तो एक तो घंटे उसमें की से मैं- पॉडकास्ट बहुत कम पड़ेगी तो भाई। उसमें से मैं समरी निकाल के पेरेंट्स से शेयर करता था कि मैं सिर्फ यहाँ पे किताबें बेचने नहीं आया हूँ, मैं उसमें से कुछ टिप्स शेयर करता था उनसे कि जिस तरह अभी बच्चे को हमने ये किया, उसका ये मतलब है, उसका ये इम्पैक्ट है, उसका ये होगा, ये होगा, ये होगा। And this was the same time when you were doing the Encyclopedia तो कभी sales आपको and- किसी ने ये नहीं कहा मियां हमें क्या बता रहे हो, तुम तो खुद अभी बच्चे हो, हाँ, ये कहा? नहीं हम बताते थे ना कि ये सब इसमें मौजूद है क्योंकि this is the science, this is what we've learned from here, this is what you will have this. And I married at the age of 20, so I had kids at the age of 21. Okay. 21, 22 I had kids. क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज का एक रिबटल तैयार होता है लोगों के पास। बिल्कुल वो तो था, वो तो हमेशा होता था, बिल्कुल सही बात है। बट अगेन बैक टू द क्वेश्चन, तो वो पेरेंटिंग के अंदर वो बच्चे को जो ना बोलते हैं ना हर बात में, तो इसीलिए हम लोग जितने एडल्ट्स हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी में या शायद दुनिया भर में, रिस्क नहीं लेना चाहता कोई। True. We grew up learning कि most of the things in this world don't touch, don't try. तो कुछ नया नहीं करना, कोई रिस्क नहीं लेना, हर चीज से डर लगता है, जिन भूत से अब तक डर लगता है, एडल्ट्स को डर लगता है जिन भूत से, ऐसा ही है। तो ये सब कहाँ से आया? अच्छा, इसकी एक थोड़ी सी साइड, आपका असल क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया। आपका असल क्वेश्चन ये था कि पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को प्रोटेक्टिव करना चाहते हैं। हाँ, जो प्रोटेक्टिव। हाँ, सो अगेन वही वाली बात ना, माचिस से नहीं खेलो। हाँ। मैं तो माचिस यूं करके जला के उसके करीब लाता हूँ, हल्के से कहता हूँ उंगली लाओ। हाँ, मजा आया ना, क्या हुआ? हाँ, तो ये क्या होता है, गरम। किचन में नहीं जाने देते। फिर मैं उसे कहता हूँ कि इससे खेलना नेक्स्ट ईयर। तो टाइम उसको एक्सप्लेन, उसको हर बात में कोशिश ये करनी होती थी कि अरे अभी नहीं, फिर कब, 2 साल बाद, तो 6 महीने बाद। तो माय किड्स ऑलवेज लर्नड कि ये काम मैं करने वाला हूँ 6 महीने बाद, ये काम मैं 1 साल बाद करने वाला हूँ, मैं ये भी करने वाला हूँ 2 महीने के बाद, मैं वो भी करने वाला हूँ 2 महीने बाद। माय ग्रैंड डॉटर लव्स वाचिंग माय वीडियोस ऑन यूट्यूब, स्पेशली माय एडवेंचर वीडियोस। तो शी इज ग्रोइंग अप लर्निंग कि मुझे ये भी करना है, मुझे भी करना है, बिकॉज हर मॉम लव्स एडवेंचर्स। उनको जहां मौका मिल जाए कहीं से बिल्डिंग से कूदने का, वो कूद जाएंगे। 60 फ्लोर या 70 फ्लोर है, दे वुडंट माइंड। मकाओ टावर से पहली मर्तबा मैं जब अपने 2 बच्चों को लेके स्काई जंप करा था, तो माय किड्स वर ओनली, आई डोंट रिमेंबर, प्रोबब्ली 12 and 8। माशाल्लाह। मैंने उनसे पूछा मिनिमम एज क्या है, तो उसने बोला 8 शायद। तो मैंने तीसरे वाले से कहा सॉरी, नीचे खड़ा रहो अम्मा के साथ, तुम लोग दोनों चलो, मेरे साथ चलना है ना, चलना है। तो बोला हाँ चलना है। मैं कहा वहाँ से जंप मारेंगे? हाँ चलो। और इस बात पे बहस हो रही थी कि पहले मैं जंप मारूंगा, पहले मैं जंप मारूंगा। हम तीनों की लड़ाई हो रही थी। फिर जब हम ऊपर गए मकाओ टावर के ऊपर, एज पे जाके खड़े हुए, ऐसे एज पे जहाँ से छोड़ना था अपने आप को, हालांकि इट वाज अ कंट्रोल जंप, नॉट बंजी। तो एड्रेनलिन रश हुआ होगा। तो वो कंट्रोल जंप होती है जिसमें आप लिफ्ट की तरह नीचे आते हैं। ओके। बहुत ही सेफ, मतलब दुनिया का सेफेस्ट तरीन जंप है वो। पर एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। जैसे लिफ्ट कैसे नीचे आती है, यूं करके कंट्रोल करके। आई मीन एटलीस्ट आई गेट बटरफ्लाइज इन माय स्टमक जब लिफ्ट भी नीचे आ रही होती है, थोड़ा सा होता है एक। तो वहां से आप यूं आते हैं, आपकी एक रस्सी यूं बंधी होती है, यूं बंधी होती है, ऊपर से बंधी होती है, और आप लिफ्ट की तरह आपको यूं छोड़ दिया जाता है और आप यूं करके नीचे चले जाते हैं। ओके। अब जब वहाँ एज पे खड़े हुए ना, तो देखा ना, तो हम तीनों ने एक दूसरे से कहा अच्छा ऐसा करो तुम चले जाओ पहले, नहीं अच्छा ऐसा करो तुम चले। नीचे हम बहस करते कि मैं जाऊंगा, ऊपर जाकर इतना डर लगा कि हम तीनों एक दूसरे से कह रहे थे यार तुम पहले। दोनों बच्चों ने कहा नो पापा यू गो फर्स्ट। मैंने कहा नो द यंगेस्ट वन इज गोइंग फर्स्ट। तो वो जो पीछे खड़ा हुआ था फैसिलिटेटर, उसने बोला यू। मैंने कहा ओके। उसने फैसला कर दिया जल्दी से। सो दैट्स एन एग्जांपल कि वो मेरे साथ उन्होंने जंप किया 60th फ्लोर से बच्चों ने। सो दैट्स व्हाट दे ग्रू अप डूइंग, वाचिंग। एंड तो उनको किसी भी किस्म की कोई इनहिबिशंस नहीं है अबाउट anything, and they watched me swim with the whale sharks. तीसरी वाली जो मेरी सबसे छोटी वाली जो बेटी थी, वो मेरे साथ गई थी सबू में swimming with the whale sharks, क्योंकि पहली दफा मैं अकेला गया और उसने कहा कि हम लोग कब करेंगे। मैं कहा नेक्स्ट टाइम का भी प्रोग्राम बनेगा फिलीपींस का और कुछ ऐसा होगा, चलना तुम लोग भी करना। 2 of my kids went, 1 of them didn't do it, the youngest one did it. और जिप लाइनिंग इन मेक्सिको, तो ये मैं बता रहा था माय ग्रैंड डॉटर शी वांट्स टू डू ऑल ऑफ दैट। शी इज 7 years old। उसके ड्रीम सारे, उसके ड्रीम की मॉडल्ड इन फ्रंट ऑफ पूरी ड्रीम लिस्ट उसकी वही है, मुझे वो नाना वाला जिप लाइन करना है, आप ये करना है, फलाना करना है, स्कूबा डाइविंग करनी है, स्काई डाइव करना है, प्लेन से जंप करना है। माशाल्लाह। तो अच्छा, ये बात मैं इनके इंट्रोडक्शन में कहना भूल गई थी, सॉरी माय बैड। सफ़र वसीला ज़फ़र को ये अमली जामा पहनाते हैं
तो सफ़र भी इनके उन ख़ास पैशंस में से है, अदर जो कॉफ़ी और हैप्पीनेस एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। सफ़र वसीला ज़फ़र, क्या कुछ सिखा जाता है हमें? सब्र, शुक्र, टॉलरेंस, पेशेंस, पता नहीं क्या क्या सीखने वाला होगा तो। यस, दैट इज वरना सफ़र से बंदा दुखी होकर भी आ सकता है, सफ़र से आके बंदा कंप्लेन भी कर सकता है, सफ़र के दौरान भी कंप्लेन कर सकता है, कंफर्ट लेवल से बाहर निकलने की आदत नहीं है तो दुखी हो जाएगा जाते ही, और वहाँ पे जाके वो सफ़र के वो सारे बेनिफिट्स उसके मिस हो जाएंगे, बिकॉज ही वुड रिमेन इन हिज कंफर्ट जोन। कुछ नया खाना ट्राई नहीं करना है, पहुँचते ही सबसे पहले पाकिस्तानी हलाल ढूंढना है अगर, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? तुम क्या ट्राई नहीं करने वाले उस मुल्क का खाना? मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि तुम लोगों की फूड स्ट्रीट किधर है, जहाँ पे सारे लोकल सुबह सुबह नाश्ता करने जाते हैं गली में, जहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ मैं उसको लैंड करते ही अपने होस्ट को। तो मुझे बोलता है कि ओ रियली यू वांट दैट? बोलता हाँ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट ऑन माय फर्स्ट डे, टुमारो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। आई डोंट वांट टू ईट ऑमलेट्स एंड ब्रेड। मुझे बोलता है ना कि यहाँ पे ऑमलेट मिल जाएगा, सुबह नाश्ते में ये मिल जाएगा। बोलता हूँ नहीं, सुबह आई वांट टू वॉक टू द फूड स्ट्रीट। कोई ऐसी जगह जहाँ नाश्ता करते हो सारे अवाम जमा होके, तो फिर मुझे बताता है एवरी टाइम, एंड आई वुड वॉक अ लिटिल बिट एंड एग्जैक्टली आई वुड फाइंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो, जो भी हो, देसी खाना खाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। व्हाट्स द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस प्लेस? अगर शॉपिंग मॉल्स में ही आप जाते रहे 5 दिन तो क्या फ़ायदा होगा? सो व्हाट्स द मोस्ट यूनिक थिंग इस जगह की क्या है, वो जाके एक्सप्लोर करनी है। अच्छा, दिस इज इंटरनेशनल ट्रैवल। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? I mean, I've been following you on Facebook and आपको मैंने देखा वो बलूचिस्तान के कुछ आबशारों और पॉन्ड्स में you were there. वो तो बहुत ही रीसेंट है। देखें, ट्रैवल पाकिस्तान से ही तो शुरू होगा। तो वो सारे लोग जो मुझे बोलते हैं ना कि आई वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं उससे पूछता हूँ हैदराबाद देखा? सही बात है। बोलते हैं नहीं। मैं बोलता हूँ तुम्हारा जो वर्ल्ड ट्रैवल है ना वो इस संडे से स्टार्ट हो सकता है। बोलते हैं वो कैसे? मैं बोलता हूँ संडे को सुबह बस में बैठ के हैदराबाद जाओ, पूरा दिन घूमो, शाम को वापस। तुम इंतजार कर रहे हो कि एक दिन बहुत पैसे होंगे तो बहुत टाइम होगा तो मैं वर्ल्ड का ट्रैवल करूंगा। फिर मैं उनसे पूछता हूँ वर्ल्ड ट्रैवल करोगे तो सबसे पहली कंट्री कौन सी जाओगे? तो वो कहते हैं पहली कंट्री मेरी होगी टर्की। तो मैं कहता हूँ जॉब कितनी कर रहे हो, कितने पैसे कमा रहे हो? 1000 रुपये सेव करना शुरू कर दो, 2 साल के बाद टर्की चले जाना, मत इंतज़ार करो। और ट्रैवल करना है तो यहाँ से शुरू करो। जब मैं हांगकांग से पाकिस्तान मूव हुआ था तो मेरे गोल्स में भावलपुर ट्रिप था टॉप पे। और मैंने कहना शुरू किया कि आई एम गोइंग टू भावलपुर इन अप्रैल। भावलपुर में क्या है? भावलपुर में क्या है? भावलपुर में क्या है? मैं कहा तुम लोगों को पता ही नहीं है भावलपुर में क्या है? भावलपुर इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस इन पाकिस्तान। डोंट गेट मी स्टार्ट। मैं अभी आपको पूरा लेक्चर देता हूँ भावलपुर में। प्लीज गो अहेड, इट्स सो इंटरेस्टिंग रियली। भावलपुर में एक बाजार है जो इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार की तरह, शाही बाजार, पता नहीं क्या नाम है उसका, वहाँ वो भी 100 साल पुराना है, वही 100 साल पुराना है, उसी तरह गलियां हैं जैसे इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार है। मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ कि मैं वहाँ गाड़ी लेके घुस गई थी। हाँ, तो नहीं घुस सकते ना गाड़ी लेके, तो कभी भी जाना ही नहीं चाहिए। I got stuck in the middle। और सब दुकान वाले मुझे दूर पार करके वॉक करना है उसके अंदर। Exactly। तो इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार से मिलता जुलता है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के महलात तो हर कोई नहीं देख सकता ना, तो हम वहाँ वो नूर महल, और वहाँ पे 3 महल हैं एंड दे कंपेयर वेरी वेल टू द सेंट पीटर्सबर्ग के महलात। बेशक। सहारा डेजर्ट नहीं जाना तो चोलिस्तान का डेजर्ट देख लो, बेशक, वो भावलपुर में है। अफ्रीका की सफारी नहीं देखनी है तो वहां पर एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है बहुत बड़ा, भावलपुर के एक एंड पे, दूसरे एंड पे डेजर्ट है चोलिस्तान का, बीच में बाजार है, इधर महल है। तो 4 हाइलाइट्स तो ये बता दी मैंने आपको। जो दुनिया में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा 4 अलग अलग जगहों पे जो चीज देखने के लिए, वो आपको भावलपुर में मिल जाएंगी वो चारों चीजें। और कढ़ाई के सूट भी मिलते हैं वहाँ, बहुत सारे कपड़े बहुत जबरदस्त मिलते हैं, गलियों में वो एक स्पेशल शरबत मिलता है और खाने जबरदस्त होते हैं, वो सारी अपनी जगह पर। तो ट्रैवल की जो बात कर रही है वो बिल्कुल सही है। ट्रैवल सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सिखाया जाए सबको। अगेन बच्चों को सिखाने वाली बात, ये सारी चीजें आके आती है वहां पर के अगर पेरेंट्स ने सिखाया नहीं है बच्चों को भी, है पेरेंट्स अगर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। हम लोग जो है वो ट्रेन में बैठ गए थे कोयटा के लिए टिकट लेकर 15 साल की उम्र में, 3 दोस्त। ओके। बस कोई सा भी तस्वीर देखी अखबार में कि पहाड़ हैं। हाँ। और मेरे दोस्त ने कहा कि ये पहाड़ देखो, ये देखने चलते हैं। नीचे आर्टिकल पढ़ा कोयटा, थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कोयटा ट्रेन जाती है, ओवरनाइट 24 घंटे की ट्रेन है, लेकिन टिकट के पैसे नहीं है।
बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ गए। ओके, जमीन पे जो बैठ के जाते हैं लोग। नहीं मतलब इधर से उधर होते रहते हैं। अच्छा, जो टिकट चेक करने वाला आता है तो हम यहाँ चले गए, वो चेक करने वाला वहाँ गए, छुप गए थोड़ी देर के तो 24 घंटे इधर से उधर होते रहे हम लोग। कोयटा जा गए, पहाड़ देख लिया, वापस आ गए। मगर क्या कुछ सीख लिया उस पूरे सफर के अंदर? 15 साल की एज में 15 साल में तो बच्चे बेचारे हमारे यहाँ इस वक्त, आई एम सो सैड टू से कि वो इस वक्त जो हमारे 15 years old हैं, आई डोंट नो, गॉड फॉरबिड कोई नागहानी आएगी तो वो अपने आप को भी नहीं संभाल पाएंगे, अपने इर्द गिर्द को भी नहीं समझ पाएंगे। और हम पेरेंट्स से समझते हैं कि हम सारी ज़िंदगी उनके सर पे उनको रास्ता पकड़ के हाथ। तो हम लोग जो है वो बड़े लकी हो गए कि हमें पता नहीं कहाँ से इतने वाइल्ड आइडियाज आते थे और डर नहीं लगता था। ना पेरेंट्स ने सिखाया, ना स्कूल ने सिखाया, किसी ने सिखाया, लेकिन कहीं से जिंदगी ने सिखा दिया ना, कहीं से ये आ गया हमारे अंदर। नहीं, जिंदगी ने तो वो तो हमने जाने के बाद सीखा ना, वरना ये सोचना 15 साल के बच्चों के लिए, 3 लड़कों के लिए कि बगैर टिकट लिए बैठ जाएंगे, बाहर देख के आ जाएंगे, रहेंगे कहाँ, मस्जिद में सो जाएंगे विदाउट मनी। ये आइडिया कैसे आया? विदाउट मनी, विदाउट, सीरियसली, मतलब ये कोयटा चले जाना उठ के सिर्फ इसलिए कि तस्वीर देखी पहाड़ों की, कि हमें तो पहाड़ देखना, ये वाला अखबार में हमें शौक हो गया कि हम ये पहाड़ कैसे देखेंगे। हमने तो बचपन में ये सुना था, हमें डराया इससे जाता था, देखो अकेले दोपहर में 3 बजे घर से बाहर नहीं निकलना, वो आ जाते हैं और इलाका गैर में ले जाते हैं पकड़ के थैली में डाल के, पता भी नहीं लगेगा बच्चा कहाँ गायब हो गया, वो अपने बोरों में भर के ले जाते हैं। तो हम तो डरते हैं, हमने डरपोक होकर ये ज़माना गुजारा, इलाका गैर पता नहीं क्या जगह है जहाँ लोग गायब हो जाते हैं शायद। और यही और हमें ट्रेन के अंदर जो है वो 2 यूनिवर्सिटी के लड़के मिले जो छुट्टियों पे घर जा रहे थे, वो हंसने लगे ये सुनकर कि तुम कहाँ रहोगे? मस्जिद में। कौन सी मस्जिद में? हमने कहा पता नहीं। मस्जिद नहीं है क्या कोयटा? मस्जिद? कहाँ मस्जिद? तो है क्या? मस्जिद में सो जाओ जाके। कहाँ? क्या मस्जिद में सोने नहीं मिलता? क्या सोने मिलता है ना, हम तो ऐसे बड़े कैजुअल थे कि क्या होगा, और नहीं सोने मिलेगा तो दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस आ जाएंगे। उसने कहा 24 घंटे का तो सफर है बगैर पैसों के। दे कुडंट बिलीव इट, दे थॉट वी आर जोकिंग। फिर वो हमें अपने घर ले गए। ओके, सो वसीला बन गया ना, उन्होंने मेहमान बना दिया और हम जिद कर रहे थे कि हमें तो मस्जिद में सोना है तो उन्होंने कहा चलो मस्जिद में भी सुलाते तुमको, वो मस्जिद है, वहाँ ले गए वो हमें, और उन्होंने उनसे मिला तो पता चला कि उस ज़माने में उस पर्टिकुलर मस्जिद में पूरा कैंप बना हुआ था अफ़गान रेफ्यूजीज़ का। वॉर चल रही थी अफ़गान की, और अफ़गान से ज़ख्मी फ़ौजी सारे कोयटा के उस मस्जिद में ठहरे हुए थे, और उन्होंने हमसे कहा कि हाँ आप भी चले जाओ वहाँ पर कैंप में। हमें भी जगह मिल गई, 3 टाइम का खाना मिल गया। तो इस तरह अल्लाह मियां वसीले तो बना ही देते। तो हमने ये सीख लिया उस ट्रिप से कि इतना मुश्किल नहीं होती है लाइफ इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क्स। तो फिर हमने उसी को बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया, उसी किस्म के रिस्क लेना शुरू कर दिए बड़े लेवल के ऊपर। तो ये सब हुआ हमारे साथ। तो ऑफ कोर्स वी लर्नड, बट लकीली कहीं से ये थॉट आई, इतनी हिम्मत आई, पेरेंट्स ने नहीं रोका, तो ये सब हुआ। अब हमें तो एक्टिवली अपने पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज करना है ना कि ये सब कुछ करें। मगर कुछ चीज़ों के लिए तो हमें मना करना ही पड़ता है कि हाँ बेटे ये काम तुम मत करो, मगर देन अगेन यू गिव अ सॉल्यूशन, टाइमलाइन बताइए उनको कि अच्छा अभी नहीं करो, 1 साल बाद कर लेना, या 2 साल बाद कर लेना। बिल्कुल, क्योंकि वो एक फेस चला था जिसमें कुछ पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स, कुछ मिडिल एज पेरेंट्स, उन्होंने कहा भाई हमें बच्चों को मना नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी कर ले मन। और अगर कोई बड़ा बूढ़ा घर का बुजुर्ग कुछ बड़े बूढ़े, जाहिर है आप उनको अपनी भाषण से एम तो नहीं कर सकते कि सिंक हो जाए जो बात हम चाह रहे हैं, तो वो खफा भी होते हैं बड़े बूढ़ों के। आप पानदान उलट दिए या कुछ और काम कर दिया, नहीं अम्मा मना मत करना हमारे बच्चे को, तो वो अम्मा तो फिर जाहिर है सुनाएंगी कि मेरा पानदान उलट दिया, मैं कैसे मना करनी है। अच्छा बुरा समझाना है बच्चों को, सिखाना है बच्चों को, समझाना है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है ना। बात करें, हाँ, डिस्कस करें, बात करना पड़ेगा, बच्चे को बात करनी पड़ेगी, बच्चे से समझाना पड़ेगा, जो कि आजकल ज्यादा कॉमन है। पुराने जमाने में बिल्कुल कॉमन नहीं था, बात होती नहीं थी, सीधा थप्पड़ मार देते थे, समझाते नहीं थे कि मैंने किया क्या है, बाद में बताते थे। तो बात करना है, समझाना है, प्यार से मना करना है। आई वाज नेवर अ परफेक्ट पेरेंट, बट वी ट्राइड कि हमने जो कुछ सीखा था हमने अप्लाई किया। कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये थी कि उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका सेल्फ इमेज पॉजिटिव हो, दैट द चाइल्ड ग्रोज अप टू हैव अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, व्हिच मींस ही सीज हिमसेल्फ एज अ पर्सन हु कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और उसकी कोई इन्फ्लेटेड ईगो हो जाए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन हिमसेल्फ। और वो दूसरा टॉपिक वही है पेरेंटिंग का कि उसको इनकरेज करना है अबाउट ड्रीमिंग बिग। उसको ये बताना है कि दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें इतने कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई हैं, तुम्हें ये सब देखना है दुनिया में, तुम्हें जो काम करना है वो इंटरनेशनल लेवल पे करना है, तुम्हें बड़ा सोचना है, थिंक बिग एंड बिलीव इन योरसेल्फ वाली चीज़ अगर बच्चे को सिखा दी जाए तो फिर वो जो भी करेगा, जहाँ भी जाएगा,
तो वो काम किया, सेल्फ इमेज पे बहुत फोकस किया, ड्रीमिंग बिग पे बहुत फोकस किया, और तीसरी चीज जो फोकस की, रीडिंग हैबिट्स पे. रीडिंग हैबिट बिकॉज आई वाज इन्वॉल्वड इन अ रीडिंग बिजनेस. तो मेरे पास वो पेरेंटिंग बुक्स आ गई थी, मेरे पास वो बच्चों की अर्ली लर्निंग की प्रोडक्ट्स आ गई थी. मैंने वो सारी साइंस सीख ली थी जो उस जमाने में किसी को पता ही नहीं थी, कि शुरू के 4 साल में 50% ऑफ आवर इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड फर्स्ट 4 years. बिल्कुल फॉर्मेटिव इयर्स. अगले 4 years में 30% मोर, 8 साल की उम्र तक. उसके बाद 8 से 18 साल तक सिर्फ 20%. तो 50% of the adult intelligence that we have today was formed in the first 4 years of our lives. जिसमें हम सोचते थे कि इन 4 सालों में तो बच्चों को सिखाना पढ़ाना होता ही नहीं, तो खेलने की उम्र है. वो असल एज होती है. स्विमिंग सीखना आसान है फर्स्ट 4 years में, नेक्स्ट 4 years में थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन फिर भी पॉसिबल. तो 8 साल से पहले अगर आपने स्विमिंग सिखा दी, म्यूजिक लेसन सिखा दिया, खेलना सिखा दिया, उछल कूद करना सिखा दिया, पढ़ने की हैबिट डाल दी, न्यूट्रिशनल ईटिंग हैबिट्स डाल दी, तो वो सारी हैबिट्स 8 साल से पहले इनका हो गई, पॉसिबल एंड इजी, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे. उसके बाद 8 से 18 थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप लोग, बस 20% बच जाता है. उसके बाद सारे कनेक्शंस फॉर्म हो चुके होते हैं ब्रेन के. 20% बच जाता है, तो 8 से 18 में भी होती है डेवलपमेंट, बट जस्ट 20%. 18 के बाद अब अगर हम लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, कितना मुश्किल होगा. 4 साल के बच्चे को अगर आप लैंग्वेज सिखाएं, 3 साल के बच्चे को वो 3 लैंग्वेजेस एक साथ सीख सकता है. True. इफ अ 2-year-old के घर में 3 लैंग्वेजेस बोलना शुरू कर दें 3 लोग, तो वो एक साथ 3 लैंग्वेजेस बोलना सीखता है. सुभान अल्लाह. ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. हम समझते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तुम इंग्लिश में बोलो, तुम सिंधी में बोलो, तुम गुजराती में बोलो. नहीं, बोलो तीनों अपनी अपनी ज़बान में, एंड यू विल बी अमेज्ड एट व्हाट द चाइल्ड ग्रोज अप स्पीकिंग एट द सेम टाइम इन दोस 3 लैंग्वेजेस. तो वही ज़माना है जिस वक्त आप बच्चे को कंपैटिबिलिटी और कंपैशन और एम्पैथी और सिंपैथी और ये तमाम वो पॉजिटिव चीज़ें और जो कुछ भी सिखाना है वो उस वक्त सिखला सकते हैं. और वहीं पे हम उस वक्त आई थिंक यंग पेरेंट्स होते हैं समहाउ, या क्या होता है, तो हम ध्यान नहीं दे पाते. हमारे आपस के मियाँ बीवी के झगड़े भी ज़्यादा हो रहे होते हैं, ख़ानदान में भी झगड़े, और वही सारी चीज़ें बच्चे के सामने मॉडल हो रही होती हैं. और दूसरी चीज़, एक बात आ गई पेरेंटिंग, एजुकेशन, स्कूलिंग की, तो वो ये है जो आई अंडरस्टूड एट अ वेरी यंग एज बिफोर आई बिकेम अ पेरेंट. वो मोटिवेशनल किताबें पढ़ के एक चीज़ जो समझ में आई थी, एक तो वो सेल्फ इमेज वाली बात थी. मेरा थॉट प्रोसेस लूज हो गया. व्हाट वाज आई गोइंग टू से. आप पेरेंटिंग और उसके ऊपर बात कर रहे थे. खैर आ जाएगा वापस, थोड़ी देर में याद आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, मैं इसमें ऐड करती हूँ. एस्थर पेरेल हो या जॉर्डन पीटरसन हो, ये लोग एक बात बार बार अपने टॉक्स में, अपने पॉडकास्ट्स में, अपने उसमें कह रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को वो नहीं सिखला सकते जो हमें नहीं आता. कोई भी इसमें स्किल हो सकती है, एकेडमिक्स हो सकती है. स्किल का आपने वर्ड लिया, मुझे याद आ गया. ओके. अब मैं आपको इंटरप्ट करके ना प्लीज जल्दी से बता देता हूँ. बताएं कि अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस का ताल्लुक स्किल से बहुत कम है, एटीट्यूड से बहुत ज्यादा है. यस, वेरी ट्रू. अब स्किल्स क्या होती है? लैंग्वेज इज अ स्किल, कंप्यूटर इज अ स्किल, इंजीनियरिंग इज अ स्किल, मेडिसिन इज अ स्किल. ये सारी स्किल्स हैं. कुकिंग, शेफ, ड्राइविंग, सारी स्किल्स हैं. एटीट्यूड्स क्या हैं जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था? एम्पैथी, काइंडनेस, सिंपैथी, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ इमेज, ये सारे एटीट्यूड्स हैं. तो होता क्या है कि हम लोग जो है वो ज्यादातर टाइम, एनर्जी, फोकस लगाते हैं स्किल सिखाने पर. और ये 10 साल का स्कूल, ये 2 साल का कॉलेज, 4 साल की यूनिवर्सिटी, 16 साल का पूरा फोकस किस पे होता है? सिर्फ स्किल, जो कि इतना सा उसका कंट्रीब्यूशन है लाइफ सक्सेस में, करियर सक्सेस में, इतना सा. बाकी इतना बड़ा ताल्लुक किस बात से है? एटीट्यूड्स. तो एटीट्यूड्स कौन सिखाएगा अगर पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे? तो इस बात पे जोर नहीं देना है कि क्लास में अच्छे नंबर आए या नहीं आए. इस बात पे जोर देना है कि बच्चा सच बोलना सीखा है नहीं सीखा. कितनी जबरदस्त. बजाय ये फोकस. प्लीज कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस. प्लीज डू दैट. आई हर्ड अबाउट योर स्कूल मॉडल. तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आई है कि स्कूल में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए. तो उन्होंने मुझे बताया जब तलान है कि वो उस तरह का स्कूल आप लोग रन कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें तो हैं कि सारा फोकस इस बात पे नहीं है कि साइंस में फेल हो गया तो क्या हो गया, या मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, या ये कॉन्फिडेंस से स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं बोल रहा भाई, बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं. तो लेट्स नॉट गेट इनटू कि वो क्यों नहीं बोल रहा. लेट्स गेट इनटू दिस. पॉजिटिव थिंकिंग ठीक करनी है, उसकी एथिक्स ठीक करनी है, उसकी ऑनेस्टी ठीक करनी है, उसको अच्छा इंसान बनाना, मतलब अच्छा इंसान बनाने पे फोकस किया जाए बजाय साइंस में अच्छे नंबर, मैथ में अच्छे नंबर, उर्दू में अच्छे नंबर, सिंधी में अच्छे नंबर, इस्लाम में अच्छे नंबर. तो उस पर फोकस नहीं करना है.
और अगर उस पर फोकस नहीं करना है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एजुकेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज फ्यूचर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। क्या बात है। तो एजुकेशन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। हांगकांग में बहुत कॉमन था, मेरे जो सब बड़े बच्चे थे दोनों, वो इंटरनेशनल स्कूल में जाते थे, तो वहाँ पे सारे पेरेंट्स पिकनिक पार्टीज बंद कर देते थे, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। यस, सिर्फ हमारे बच्चे हर पिकनिक पार्टी पे होते थे, क्योंकि मैंने उनको ही बताया था कि बेटा एग्जाम से पहले थोड़ी पढ़ना होता है। So true. तुम क्या पढ़ाई करने बैठ गए? You sound like my brother, वो अपने बच्चों को घुमाने ले जाता है। मैं कहता तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो भाई? तो उसने कहा कल पेपर है। मैं कहा कल पेपर है तो क्या होने वाला है एक दिन में? जिंदगी मुंजमद मैंने कहा या तो तुमने पूरा साल पढ़ाई की है तो कल अच्छा गुजरेगा, और अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं की है तो आज एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। Forget it। तो मैंने तो रूल बनाया हुआ था, एग्जाम की रात को नहीं पढ़ना। फिर मैंने कहा एग्जाम से 2 दिन पहले नहीं पढ़ना। फिर मैंने कहा एग्जाम से 1 हफ्ते पहले नहीं पढ़ना। कहते यार अब्बा प्लीज ऐसे तो ना करे। पूरी दुनिया, अच्छा पूरी दुनिया में मतलब मैं कहता था प्लीज टॉप आने की कोशिश मत करना, प्लीज पोजीशन की कोशिश मत करना। उस पर फोकस ही नहीं करना है कि तुम्हारी पोजीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। And how did the school respond to this philosophy? स्कूल वालों को क्या पता कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। My kids were good, my kids were good, they were intelligent, they were very good, पर उनको कभी भी क्लास में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आने की फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि हमारी तरफ से प्रेशर नहीं था। प्रेशर था लेकिन बिल्कुल उल्टा था। जहाँ मैं देखता था कि उसको कॉम्पिटिटिव होके वो टॉप 5 में आने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको समझाता था बैठा के कि भाई नहीं, 1 घंटा जो पढ़ाई का है वही है, स्विमिंग पे जाना है, स्पोर्ट्स का 1 घंटे में क्या करना है वो डिसाइड करो, वो 1 घंटा निकालना है। बुक्स पढ़ने के लिए 1 घंटा निकालना है, होमवर्क नहीं, बुक्स पढ़ने के लिए, जो भी इंटरेस्ट की बुक्स हैं, चाहे वो नॉवेल है, चाहे ये है, चाहे वो है। मैं कहा रीडिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमारा फैमिली टाइम 1 घंटे का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो बचा कितना? 1 घंटा बचा होमवर्क करने के लिए, बस उस 1 घंटे में जो करना है करो। फर्स्ट आना है फर्स्ट आओ, फेल होना है फेल आओ, 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी। क्या बात, पूरा दिन स्कूल में गुजार के शाम को घर आने के बाद फिर अगर वो पढ़ाई करने बैठ जाए, एक्सटेंशन ऑफ द क्लासरूम, 1 आवर आई डिडंट लाइक, लेकिन वो होमवर्क मिलता था तो 1 आवर करना पड़ता था। आई डिडंट इवन लाइक दैट 1 आवर। ये क्या है? हो तो क्या पढ़ाई का सेक्शन क्लोज, बाकी लाइफ में जो चीजें हैं वो स्कूल इज ओवरटेकिंग द होल। तो हमारे बच्चों का जो स्कूलिंग लाइफ में तो पूरा दिन पढ़ाई 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 पढ़ाई, सो दैट्स व्हाई दे लैक ऑल ऑफ दिस स्टफ। इमोशनली भी वीक होते हैं, फिजिकली भी वीक होते हैं। बास्केटबॉल खेलने का शौक था, स्विमिंग में इंसिस्ट करता था कि स्विमिंग सीखना जरूरी है, तो स्विमिंग की क्लासेस होती थी। बास्केटबॉल खेलने का शौक था, कुछ नहीं तो पार्क में जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, झूला खाएंगे, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, कुछ करना है। और कुछ नहीं तो एक दूसरे से लड़ भिड़ के दोस्तियां करना सीखना, और फिर लड़ना, और फिर झगड़ना, और फिर एक दूसरे के साइड। हमारा अप हो रहा है, बात खत्म करने का दिल नहीं चाह रहा है मुश पंजवानी के। एंड मुझे इस डिस्कशन के बाद रियली इट हैज बीन अ वेरी कैथार्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली, क्योंकि यही वो सारी बातें थी जो पिछले कई सालों से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लग रहा है इस तक मुझे यहाँ एक हीलिंग ग्राउंड मिला है कि एक क्या कहिए, एक डीमोटिवेशन सी होने लगी थी कि यार कब समझेंगे लोग, हम एक बात कहे चले जा रहे हैं। वी हैव सीन द रिजल्ट्स, वी हैव शोन द रिजल्ट्स के जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर बिल्डिंग एंड क्रिएटिविटी का रिजल्ट होता है, वो बच्चे आज क्या से क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। तो पेरेंट्स शुड फोकस ऑन दैट। लेकिन आज मुश पंजवानी से बात करके मुझे भी बहुत तसल्ली हुई है, एंड आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ होप इन पाकिस्तान इफ वी हैव पीपल लाइक मुश पंजवानी। 2 मिनट है तो मैं आपको बताऊं कि व्हाट माय चिल्ड्रन टर्न्ड आउट टू बी। 5 मिनट है, क्योंकि जो देख रहा होगा ना वो सोच रहा होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या किया उन्होंने लाइफ में, वो क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा है। हाँ ठीक है, कि मुश के बच्चों ने क्या किया लाइफ में। प्लीज, माय एल्डेस्ट डॉटर सारा, she went to Loughborough to study art because she's been an artist. बचपन में टीचर ने कहा था कि ये इसकी ड्राइंग कभी ठीक नहीं हो सकती, इसकी हैंड राइटिंग कभी ठीक नहीं हो सकती। टीचर का ये स्टेटमेंट था उसका when she was 2.5 years old. Okay. That was a quick label that. हाँ, 2.5 की एज में फर्स्ट मॉन्टेसरी के फर्स्ट ईयर में उसने कहा था कि इसकी हैंड राइटिंग कभी ठीक ही नहीं होने वाली। Stop labeling kids. एक दिन मुझे आके उसने, stop labeling kids. एक दिन घर आके उसने मुझसे कहा, रिलीफ हो गई थी मेरी बेटी। हाँ। टीचर ने कहा मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं होगी, उसका मतलब ये था कि चलो अब जरूरत ही नहीं मेहनत, क्योंकि आई वाज वर्किंग विद हर ऑलरेडी टू इंप्रूव हर हैंडराइटिंग। तो वो बड़ी रिलीफ हो गई कि टीचर ने कह दिया ठीक हो ही नहीं सकती। शी एक्चुअली बिलीव्ड इट एंड शी थॉट आई वुड आल्सो बी रिलीव्ड कि चलो कुछ और करते हैं, छोड़ दो इसको। मैंने कहा तुम्हारे टीचर को कुछ नहीं पता, मुझे पता है, तुम्हारी तो बेस्ट हैंडराइटिंग होने वाली है पूरी क्लास में, योर टीचर डजंट नो
जस्ट लिसन टू मी। उसने कहा अरे टीचर ने कहा है नहीं वो सीरियसली। मैं कहा मजाक कर, नहीं वो सीरियसली। मैं कहा तुम्हारी टीचर तो तुम्हें 6 महीने से जानती है, मैं तो तुम्हें 2.5 साल से जानता हूँ। यू हैव टू ट्रस्ट मी। छोड़ दो उस टीचर की बात, बताओ 6 महीने बाद बेस्ट हैंड राइटिंग इन द क्लास इज योर्स। चलो आओ आज ये प्रैक्टिस करते हैं, आज ये प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस वाज गोइंग ऑन। एक छोटा सा वो बीच में साइड ट्रैक होकर मैंने वाकया सुना दिया, बट शी turned out to be an artist. She turned out to be a graphic designer. She started learning henna at a very young age from her mom. She became a henna artist. Mashallah. And she's one of the top 5, probably top 10 henna artists in the world. Really? She's been on BBC. She's been on CNN. Wow. She makes her own henna. She applies henna. She innovated white henna for the first time in the world. Wow. For Westerners. She created the idea of body paint with henna. Mashallah. She makes henna on cancer patients' heads. She makes henna on pregnant women's bellies. She makes henna on t-shirts and walls and murals. And उसने henna को जिस level पे ले गई वो. So that's what she does. She's got 2 very happy young kids now. She's a mother. Mashallah. Next one is my son Hamza, who went and studied management and business and finance. And then he turned out to be like me, went into sales and marketing, and spent most of his time in sales marketing. Right now, he is heading the Asian office, managing director of all Asia, recruitment company mein. So youngest managing director in their own entire corporation. My third son is not into education at all. He's a Olympics champion. Mashallah. तो वो special Olympics का World Games में he won 2 gold medals and a bronze. Amazing. गोल्ड मेडल का मतलब पूरे पाकिस्तान का नंबर 1, पूरी दुनिया का नंबर 1. माशाल्लाह. गोल्ड मेडल का मतलब ये होता है ओलंपिक्स में. बिल्कुल बिल्कुल. जस्ट सो दैट ऑडियंस नो कि गोल्ड मेडल ओलंपिक्स का मतलब पूरी दुनिया का नंबर 1 फास्टेस्ट रनर था वो उस साल में 1500 मीटर में और 800 मीटर में. तो उसको कोई शौक नहीं था पढ़ने का, या उसके अंदर उसकी वो स्पेशल नीड्स थी उसकी. सो ही इज़ अ स्पेशल नीड्स पर्सन. तो उसको हमने उस तरह से वोकेशनल चीज़ों के अंदर पुश उसके किया. अंदर जो पोटेंशियल था उसको चैनलाइज किया. और उसको अल्लाह मियां ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ इस दुनिया में ज़रूर रखा है. ज़रूरी नहीं है कि सभी जो है वो ए ग्रेडर्स एंड टॉपर्स एंड अचीवर्स. एंड माय यंगेस्ट डॉटर वाज ऑलवेज एन एनवायरमेंटलिस्ट. तो उसको हमने उसमें मतलब जो बच्चे का शौक है ना उसमें उसको इनकरेज करना है. उसको भागने का शौक है तो उसको भागने में इतना लगा दो. बच्ची को आर्टिस्ट बनने का शौक है तो उसको दुनिया भर का आर्ट का सामान ला के दे दो और उसको इनकरेज करो पूरे तौर पे कि तुम पूरा कमरा तुम्हारा हो गया. तुमको उस कमरे में जो पेंट करना है करो. ये तुम्हारा कैनवस हो गया, ये तुम्हारे और जितने पेंट चाहिए पेंट लो. जितना ख़राब करना है कारपेट ख़राब करो. आर्टिस्ट का शौक है तो बस जो करना है करो. उसको शौक था चीज़ें बनाने का या ये करने का या कंप्यूटर्स का या गैजेट्स का. तो उसको उस लाइन में पुश किया. दूसरे वाले को, तीसरे वाले को ये सब शौक था वोकेशनल ट्रेनिंग का, म्यूज़िक का, और सारी चीज़ें ट्राई कर ली. गार्डनिंग, कुकिंग, म्यूज़िक और भागने का सबसे ज़्यादा शौक था. वहाँ पर एक टीचर ने वो पोटेंशियल उसका रियलाइज़ किया कि ये तो भागता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का भागता है ये, इसको तो रेसेस में जाना चाहिए. हमने एकदम सीरियस ले लिया उस बात को, क्योंकि मैं तो हर बच्चे से कहता ये था कि दुनिया का चैंपियन बनना है. जो भी करना है पूरी दुनिया में चैंपियन बनना है. छोटा सा नहीं सोचना है कि मैं अपने स्कूल का चैंपियन बन गया. स्कूल का नहीं, शहर का नहीं, मुल्क का नहीं, आगे ऊपर जो काम करना है वो वर्ल्ड चैंपियन सोचो. सही बात है. और वो तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो सकते हो. और वर्ल्ड चैंपियन जो बनते हैं वही तो पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं. तो असल आइडिया क्या है वर्ल्ड चैंपियन बनने का? नॉट कि तुम, असल आइडिया है कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बनोगे तो तुम्हारी वजह से हज़ारों लोग इंस्पायर होंगे पूरी दुनिया में कि मैं भी ये कर सकता हूँ. एंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे. सबसे छोटी वाली इज एन एनवायरमेंटलिस्ट. शी वर्क्स ऑन सस्टेनेबिलिटी. माशाल्लाह. So that's what her passion is. That's what she does. माशाल्लाह. अमेजिंग अमेजिंग. एंड एज आई वाज मैं बता रही थी मुझ साहब से, और आई थिंक वो बात मेरी इन्होंने ख़ुद ही मुकम्मल कर दी. जॉर्डन पीटरसन हो, एस्थर पेरेल हो, ये लोग वेस्ट में बैठ के यही वाली बात समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चे को वो नहीं सिखला सकते जो आपको नहीं आता है. वो कोई भी स्किल हो सकती है, एकेडमिक्स हो सकती है, लेकिन आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपका गुस्सा, आपकी एंग्जाइटी, आपका पेन और आपकी एंग्विश है. डोंट डू दैट. डोंट लेबल योर किड्स. Be like Mush Panjwani and believe in your children. Believe that Allah Rabbul Izzat ने उनको कोई ना कोई स्किल देके इस दुनिया में भेजा है. वो सिर्फ सामने आने का थोड़ा सा वक्त ले रही है. जैसे ही सामने आएगी वो स्ट्रेंथ, वो उस बच्चे के लिए बेशबहा वसीले पैदा कर देगी और कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी. अगेन Mush Panjwani, thank you so much. As I said, कि this experience has given me more energy.
I love this discussion. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा हुआ कि हम कॉफ़ी और कॉफ़ी वगैरह से हट के कोई बात की हमने आज. नहीं, we did talk about coffee वगैरह. हाँ, थोड़ा सा हमने उस पे आए, बट अदरवाइज लंबे घंटे भर का डिस्कशन कॉफ़ी वगैरह का बिजनेस मॉडल और कॉफ़ी वगैरह का पीछे इंस्पिरेशन और नाम पीछे क्या और कॉफ़ी क्या और इंस्टेंट कॉफ़ी क्या. वो कॉफ़ी वगैरह सब लोग जाएं और जाके वहाँ खुद मुश्क पंजवानी से बकलम खुद समझें कि ये सब क्या है. डू गो टू कॉफ़ी वगैरह एंड विजिट. सीम्स लाइक अ वंडरफुल प्लेस. मैं तो जा रही हूँ, मेरे बच्चे स्कूल के आपके यहाँ फील्ड ट्रिप पे आ चुके हैं. वेरी गुड. यस, एंड दे हैव हैड अ सेशन देयर विद यू. बिजनेस के जो कॉमर्स के बच्चे हैं, दे विजिटेड दैट प्लेस एंड स्पेंड आई थिंक क्वाइट अ फ्यू आवर्स देयर. तो और आके उन्होंने उस पर रिपोर्ट्स भी लिखी थी एंड व्हाट नॉट. सो हम गायबाना जा चुके हैं कॉफ़ी वगैरह. अब हम बकलम खुद जाएंगे. Thank you again. Thank you very much. Thank you very much. Jazakallah. I hope I had the privilege of your time. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.